आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम जैव विविधता के संदर्भ में समझेंगे कि जो जीव जंतु होते हैं उनके बीच एक परस्पर एक संबंध होता है, व्यवहार का संबंध होता है, जो एक दूसरे पर वो किस प्रकार से निर्भरता रखते हुए अपने को सर्वाइव करते हैं, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की उपस्थिति रहती है। जैसे कि अलग अलग प्रजातियों के जो जीव होते हैं, ठीक, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक विशेष क्षेत्र में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित के रूप में या अपने को बहुत ज़्यादा उत्सर्जन के रूप में वहाँ पे विद्यमान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जैव का अर्थ यही होता है कि जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जो जीव जंतु हैं वहाँ पे जो उपस्थिति है उनकी वो काफ़ी भारी मात्रा में है और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहाँ देखने को मिल जाते हैं। उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ एवं जीव जंतुओं की अपनी प्रजातियाँ वहाँ विद्यमान होती हैं ताकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रख सकें। लेकिन इसके पीछे क्या क्या पर्पज होते हैं, क्यों वहाँ उत्पन्न होती हैं, क्यों ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि जैव विविधता का संरक्षण भी करना चाहिए, इसके क्या महत्व हैं, तो इस संदर्भ में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए प्रयोजन किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ऐसी योजनाएं प्रयोग की गई हैं, क्या ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से इसको संरक्षण दिया गया, और संरक्षण दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, और हमारे जैव विविधता हमारे लाभ के लिए कितना प्रयोजनीय है, कितना उपयोगी साबित हो सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता के संदर्भ में डिटेल से। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो जैव विविधता है, जो जैव विविधता है यानी कि यहाँ शब्द से स्पष्ट है कि जीव जंतु है उसमें विविधता, यानी कि विविधता का अर्थ यहाँ आप किस शब्द से ले सकते हो, विविधता का यहाँ अर्थ ले सकते हैं कि जीवों के बीच विविधता, ठीक, जीवों के बीच विविधता, ठीक, पेड़ों के बीच विविधता यानी कि वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक, पेड़ पौधों के बीच विविधता, या आप कह सकते हो पेड़ और जीवों के बीच विविधता। ये तीन बेस पे हम विविधताओं को पढ़ते हैं, और जैसे एक जीव दूसरे जीव के बीच क्या परस्पर संबंध रखता है, वहाँ पर उसके एक व्यवहार होता है, उसकी एक अपनी पारगम्यता रहती है, ठीक है, वहाँ का परागण किस प्रकार का है, पेड़ पौधों के बीच वहाँ की जो जैव विविधता है उनका अपना एक विशेष संदर्भ होता है, और इसी में देखा जाए पेड़ पौधे और जीव जंतु के बीच में वहाँ की अपनी विशेषता रहती है, वहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे किस प्रकार से निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो विविधता है उसके तीन आधारभूत ढांचा होते हैं जिनके आधार पर हम विविधताओं को पढ़ते हैं, और इन विविधताओं में ही जो जीव जंतु आते हैं उनकी एक अपनी एक व्यवहार आता है, उनका एक संबंध आता है, जिसमें वो अपने को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पे जैविक एवं अजैविक घटकों के रूप में वहाँ मौजूद होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्रफल में वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ विविधताओं की जो स्थितियां हैं काफ़ी अपॉर्चुनिटी तरीके से एकदम वृद्धि बढ़ जाती है, और जिससे वहाँ पे जो जैव है, जैव का मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों से ले सकते हैं, उनमें बहुत ही मतलब कि बोल सकते हैं अनौपचारिक वृद्धि होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उग जाती हैं। इनका एक प्रत्यक्ष रूप से लाभ और प्रभाव क्या होते हैं इसके संदर्भ में समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता का तात्पर्य यही है कि कोई एक विशेष क्षेत्र है और इस विशेष क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे जीव जंतु अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के यहाँ विद्यमान हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे मिल जाते हैं। पेड़ पौधों की विविधताएं देखने को मिलती है, पेड़ पौधे की विविधताएं देखने को मिलती हैं। उसमें हर प्रकार के पौधे, हर प्रकार के पेड़, ठीक, हर प्रकार की वनस्पति वहाँ देखने को मिलती है, और उसी में जो जीव जंतु होते हैं उनकी अलग अलग प्रजातियों की अपनी विशेषता वहाँ देखने को मिलती है। तो इनके बीच वहाँ का एक अपना पारितंत्र होता है, वहाँ का एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो जैव विविधता का एक अपना एक पारितंत्र होता है, समझते हो, जैव विविधता एक अपना पारितंत्र होता है जहाँ पर सभी पारितंत्रों की विशेषता देखने को मिलती है। जैव विविधता का अर्थ वही है कि वहाँ पर सभी जितने भी पारितंत्र हैं, स्थलीय है, जलीय है और संक्रमण पारितंत्र हैं,
तो उस संक्रमण पारी तंत्र को हम जैव विविधता में हासिल कर लेते हैं, उसमें हम सम्मिलित कर लेते हैं। बात ये आती है कि जितने भी पारी तंत्र में आप देख सकते हो, जलीय पारी तंत्र अपना अलग होता है, जिसके संदर्भ हमने डिटेल से समझाया। स्थलीय पारी तंत्र होता है। तो स्थलीय जलीय पारी तंत्र के जितने भी गुणधर्म है, जो भी उनकी विशेषता है, उनकी प्रासंगिकताएं हैं, वो सभी इसमें हम सम्मिलित कर लेते हैं, तभी हम इसे बोलते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता एक प्रकार का देख सकते हो कि ये हॉटस्पॉट में हम सम्मिलित इसे करते हैं, और हॉटस्पॉट हम आगे आपको बताएंगे क्या होते हैं हॉटस्पॉट। तो पारी तंत्र के अंतर्गत जो एक बहुत सारी विशेष गुणधर्म दर्शाते हैं जीव जंतु पेड़ पौधे, तो उसे हम बोलते हैं जैव विविधता। यानी कि जीव जंतु और पेड़ों पौधों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अनेक प्रकार की जीव जंतु की प्रजातियां जहाँ एक क्षेत्र विशेष पे उपस्थित होती हैं, और वो एक दूसरे को सर्वाइव करने के लिए अपने को निर्भर रहती हैं, और वहाँ पर जो भी स्थितियाँ हैं उनको गंतव्य रूप से बनाए रखने के लिए, वहाँ पे जो एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करने के लिए जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, पेड़ पौधों जीव जंतुओं के बीच एक प्रेम प्रसंग, एक व्यवहारात्मक संरचना देखने को मिलती है, वहाँ की अवसंरचना देखने को मिलती है, तो उसे ही हम बोलते हैं जैव विविधता। तो स्पष्ट शब्दों में आपने समझ लिया है कि जो जैव विविधता होती है एक्चुअली में होती क्या है, और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो इनका क्षेत्र विशेष देखते हैं। क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये देखा जाए तो जो आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, तो आर्द्रभूमि क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आर्द्रभूमियाँ क्षेत्र तो आपने देखा होंगे कि आर्द्रयुक्त भूमि, आर्द्रयुक्त जो भूमि होती है, जिसमें हमने 4 प्रकार की आर्द्रभूमियाँ पढ़ाई थी आपको, तो उसी के अंतर्गत जो जैव विविधता होती है उसमें क्षेत्र विशेष में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो वनस्पति होती हैं, यहाँ पे वनस्पति होती हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। साथ ही वहाँ के जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, जितनी ज़्यादा वनस्पतियों का वहाँ विस्तृत क्षेत्रफल रहेगा, जितनी ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ रहेंगी, तो उतनी ज़्यादा वहाँ जीव जंतु भी पनपेंगे, क्योंकि जीव जंतु की जो डिपेंडेंसी होती है वो पेड़ पौधे पर होती है। तो यहाँ पे देखे जाए तो जितने ज़्यादा वनस्पतियाँ रहेंगी, तो वनस्पतियाँ का जब विस्तार ज़्यादा रहेगा, तो इस पर डिपेंड होने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, इस पे डिपेंड होने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो इसी पर ही निर्भर रहेंगे, क्योंकि उनको पेड़ पौधों से ही अपनी को सर्वाइव करना है, अपने जीवन को चलाना है, तो इसी पर ही डिपेंड रहेंगे। और प्राथमिक उपभोक्ता इस पे जब डिपेंड रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक द्वितीय उपभोक्ता रहेंगे, और द्वितीय और प्रथम जहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता, तो आप जानते ही हो कि ये प्राथमिक को उत्पादक को भी खाते हैं, जबकि तृतीय उपभोक्ता द्वितीय को खाते हैं, तो तृतीय उपभोक्ता ऑटोमेटिक वहाँ पर रहेंगे। तो इसका समझते हो कि जहाँ पर इन वनस्पतियों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। तो आर्द्रभूमि युक्त ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे हम वनस्पतियाँ और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पर हम उसे बोलते हैं जैव विविधता। तो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधों के बीच अलग अलग प्रकार की जो जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं, उनकी एक विशेषता जिस क्षेत्रफल पे और जिस इस भूमि पे, ऐसी भूमि पर होती है जहाँ पर आर्द्रयुक्त भूमि होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे अपने को जल संचरण एवं एक स्वच्छ वायु जलवायु को सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं, जहाँ पे स्वच्छ वातावरण और आर्द्र भूमि युक्त भूमि होती है, जहाँ पे उनको निरंतर जल मिलता रहता है, तो वहाँ पर वनस्पतियों का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी वजह से वहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने को सही सर्वाइव कर पाते हैं। वहाँ पे एक समान धूप एक प्रकार के देखा जाए तो आर्द्र भूमि आपने देखा हो कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं एक प्रकार की, ये देखी जाए तो ये क्षेत्र शुष्क वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे देखे हों आपने कि जो जो तापमान है वो निरंतर मिलता जाता है, निरंतर तापमान की मात्रा रहती है। और इसी में देखा जाए तो जो पेड़ पौधे उसमें देखा जाए तो जल है, ठीक है, जल की निरंतर उपलब्धता मिलती है, जल की निरंतर उपलब्धता रहती है। तो जहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा, जल ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो तापमान अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे वनस्पतियाँ जो होती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रकाश संश्लेषण करेंगी, जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगी, भोजन का निर्माण करेंगी, तो उनको सर्वाइव करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल ऐसे क्षेत्र विशेष में देखने को मिलता है जहाँ पे आर्द्रभूमि क्षेत्र होता है। तो आर्द्रभूमियाँ क्षेत्र पे ही जल की विशेषता ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो जल है आपने देखा हो कि एक स्टोरेज के रूप में किसी विशेष क्षेत्र में भरा हो या आर्द्रयुक्त हो, दलदली क्षेत्र हो, जैसा भी हो, तो ये हमारे आर्द्रभूमि के अंतर्गत हमने आपको स्पष्ट समझाया था। अब उसी में ही जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं उस विशेष क्षेत्र में जो गुणवत्ता पाई जाती है वहाँ पे जैसे तापमान की हुई, जल की हुई, तो इन विशेषताओं के आधार पर ही वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं
मौजूद होते हैं, और जितने ज़्यादा पेड़ पौधे मौजूद होंगे वहाँ पर उतने ही ज़्यादा जो जो जीव जंतु होते हैं जीव जंतु होते हैं उतने ज़्यादा ही पनपेंगे। तो इनका एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रहती है, क्योंकि स्वयं को सर्वाइव करने के लिए हर जीव चाहता है कि उसे जल की उपलब्धता रहे और भोजन की उपलब्धता रहे। तो ऐसे विशेष क्षेत्र में ही ये मौजूद होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें और सब मतलब विशेषताएं या उनकी रिक्वायरमेंट होती है जीव जंतुओं की, वहाँ पर मिलती रहे। तो यही कारण है कि जो आर्द्रभूमि युक्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जैव विविधता सबसे देखने को ज़्यादा मिलती है। तो ये आपने समझा कि जो आर्द्र भूमियों के जो क्षेत्र होते हैं, आर्द्र भूमियों में जो भी जैव विविधता होती है वो किस प्रकार की होती है, जैव विविधता मतलब कि जैव विविधता क्या होती है, इसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता किन किन बेस पर होती है, यानी कि जैव विविधता के कौन कौन से ऐसे मतलब कि किन आधार होते हैं जिन पे हम इस पर डिपेंड होते हैं। तो जैव विविधता के अगर हम आधार की बात करें तो जैव विविधता में देखी जाए तो वैरायटी जो होती है पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की वो अलग अलग होती है, जिसमें आपने देखे हों कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही देखे हों पेड़ पौधे मिल जाते हैं, और उसी में देखे हों कि जो जैव विविधता का यहाँ पे एक अर्थ और समझ सकते हैं कि जैव विविधता किसी भी क्षेत्र में पनप सकती है, चाहे वो उष्णकटिबंधीय हो, शीतकटिबंधीय कैसा भी क्षेत्र हो। हालांकि चीज़ें यहाँ होती हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है जैव विविधता के अंतर्गत वो वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, वहाँ पे तापमान निरंतर मिलना चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर ये विशेष क्षेत्र का शीतोष्णकटिबंध में भी देखने को मिलता है, अगर तापमान वहाँ मिलता है तो वहाँ जैव विविधता पनप सकती है, लेकिन ये गुणधर्म वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य का तापमान है निरंतर नहीं पहुँच पाता है, तो सूर्य की अनुपस्थिति में वहाँ पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, भोजन नहीं बना पाते हैं। तो इसका एक प्रभाव पेड़ पौधों पर जब देखने को मिलता है तो वहाँ जैव विविधता नहीं मिलती है। तो यही कारण है कि जो जैव विविधता क्षेत्र होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और उन पे निरंतर तापमान, जल और वाष्पशील क्रिया निरंतर होती रहती है। तो वहाँ पे निरंतर देखा जाए तो तापमान का एक विशेष प्रभाव रहता है और पेड़ पौधे निरंतर सर्वाइव कर पाते हैं। तो यही कारण है कि जो जैव विविधता है उसके किन किन बेस पर हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आनुवांशिकी के आधार पर। तो आनुवांशिकी के आधार के अंतर्गत आप जानते हो कि आनुवांशिक का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत जो पेड़ पौधों का स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे जैव विविधता, तो जैव विविधता के अंतर्गत जो आनुवांशिक के आधार पर जैव विविधता, आनुवांशिक के आधार पर जैव विविधता। तो आप जानते हो कि जो आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक का अर्थ तो होता है डीएनए, यानी कि उसमें मौजूद जो जीन होता है तो जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण। तो आप समझ सकते हो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो डीएनए जीन होता है तो उस जीन का प्रभाव देखा जाए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। तो उनको हम बोलते हैं आनुवांशिक के आधार पर जैव विविधता, क्योंकि पेड़ पौधे और जो जीव जंतु होते हैं उनका जो जीन होता है उनमें जो मौजूद है RNA होता है, तो उन्हीं की एक पीढ़ी उसमें मौजूद जो जीन होता है उनका एक स्थानांतरण एक पेड़ से दूसरे पेड़ में या किस प्रकार से मतलब एक दूसरे जीव जंतुओं में होता है, तो उनकी वजह से भी देखा जाए तो आनुवांशिक के आधार पर जैव विविधता ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होती है। क्योंकि वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पेड़ पौधे वहाँ पे उगते रहते हैं, क्योंकि वहाँ विशेष रूप से देखा जाए तो जल की उपलब्धता, तापमान की उपलब्धता निरंतर बनी रहती है। तो वहाँ पर जो जैव विविधता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है बढ़ती रहती है। वहाँ पर जीव जंतुओं की पीढ़ी दर पीढ़ी, वनस्पतियों की पीढ़ी दर पीढ़ी जैव विविधता में निरंतर बदलाव आता जाता है। तो वहाँ पर जो बस्ती है, वहाँ की जो जीव जंतुओं की बस्ती है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधों की एक घनत्व है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ देखने को मिल जाता है। तो यही कारण है कि आनुवांशिक के आधार पर जो जैव विविधता है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करती है और उस क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे मौजूद मिलते हैं। यही कारण है कि जैव विविधता में आनुवांशिक आधार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण गुणधर्म रखता है।
तो इसी में आपने देखा हो कि जो एग्जाम्पल ले सकते हैं जिराफ का, तो जिराफ भी देखा हो आपने, जो जिराफ था, तो जिराफ में एक आपने एग्जाम्पल सुना हो जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते थे जिराफ। अब उनकी देखा जाए तो वो संकटग्रस्त हैं, विलुप्त भी हो गए हैं, बहुत कम हैं देखने को मिलते हैं। तो जिराफ की आपने गर्दन देखी हो, तो जिराफ की गर्दन जो है वो एक्चुअली में जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने बोला था कि जो जिराफ है उनकी जो गर्दन है वो गर्दन एक्चुअली में जब वो पैदा हुए थे तब उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो शाकाहारी जीव हैं तो शाकाहारी जीव होने की वजह से जब वो नीचे की पत्तियां खाते रहे पेड़ पौधों के नीचे की पत्तियां खाई तो उनकी गर्दन लंबी नहीं हुई। जब उनको पेड़ पौधे नीचे नहीं मिले तो वो फिर वो गर्दन ऊंची कर करके पत्तियां खाने लगे। तो ऊंची पत्तियां जब निरंतर गर्दन ऊंची कर करके जैसे पत्तियां खाने लगे तो उनकी गर्दन में विस्तार होता है, गर्दन में उनकी लंबाई बढ़ती गई। तो इसकी वजह से उनका जो आंगला का जो हिस्सा होता है वो उठा हुआ होता है और गर्दन भी काफ़ी लंबी होती है। तो ये एक आनुवांशिक के आधार पर है, क्योंकि वहाँ पे देखा गया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो जीव जंतु पाए गए हैं तो उन जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए, साथ ही वहाँ पे जो जिराफ हुआ करते थे उनकी सुरक्षा के लिए भी क्या करते थे कि वह एक लंबे सफ़र तक मतलब कि चलने में सक्षम थे। तो वो वहाँ पर देखा जाए तो जो पेड़ पौधे हुआ करते थे तो पेड़ पौधों पर वो गर्दन को मतलब कि जब खाना खाते थे, वहाँ पत्तियाँ खाते थे तो पत्तियाँ जब नीचे की पेड़ों की ख़त्म हो जाती थी तो फिर वो ऊपर की पत्तियाँ खाने का प्रयास करते थे, तो तब वो ऊपर गर्दन उठा उठा के पत्तियाँ खाते थे। तो इस प्रकार उनकी गर्दन थी वो लंबी होती गई। एक्चुअली में उनकी गर्दन शुरुआत में लंबी नहीं थी, ये अनुवांशिक के आधार पर ही उनकी गर्दन जैसे लंबी होती गई तो उनके डीएनए में देखा गया निरंतर परिवर्तन होता गया। तो इस वजह से भी अगर देखा जाए तो उनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता गया। और आज की जो देखा जाए तो जो वहाँ पर जिराफ हैं वो जिराफ की लंबाई देखने को मिलती है। तो यही कारण है कि वो जब पैदा हुए थे तब उनकी ऐसी गर्दन लंबी नहीं थी, वो आनुवांशिक के आधार पर उनकी गर्दन लंबी होती गई। और इस पर एक प्रभाव देख सकते हो कि पारिस्थितिकी का भी प्रभाव पड़ता गया, क्योंकि वहाँ पर मौजूद अगर पारिस्थितिकी क्षेत्र ठीक ठाक रहता, अगर निरंतर उनको रिक्वायरमेंट पर मतलब कि रिक्वायरमेंट जो उनकी होती थी उसी आधार पर उनको मिलता रहता तो वो अपने को इतना सर्वाइव करने के लिए, अपने को भोज के निर्माण करने के लिए, भोजन को मतलब कि भोजन को प्राप्त करने के लिए वो ऊंचे पेड़ पौधों तक अपने को पहुँच प्रदान नहीं करते। इसकी वजह से उनकी गर्दन लंबी नहीं होती। तो गर्दन लंबी होने का रीज़न यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर के पेड़ पौधों को खाने का प्रयास करते रहे, तो इसकी वजह से उनकी लंबाई बढ़ती गई। तो आनुवांशिक के आधार पर आप समझ सकते हो कि जैव विविधता किस प्रकार से बढ़ती है, वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। और इसके जैसे जैसे पेड़ भी जीव जंतु खत्म होते जाते हैं तो वहाँ पर जो अन्य जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें निरंतर आनुवांशिकता के आधार पर वो वहाँ पर विविधता देखने को मिल जाती है। तो यही कारण है कि आनुवांशिकता अनुवांशिक जो है वो एक प्रमुख तत्व माना जाता है, प्रमुख बेस माना जाता है, आधार माना जाता है किसी जैव विविधता के एक जैव विविधता की वृद्धि के लिए। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरे में अगर बात की जाए तो दूसरे में आप देख सकते हो प्रजाति के आधार पर भी जैव विविधता देखने को मिलती है। प्रजाति के आधार पर अगर जैव विविधता देखी जाए, प्रजाति के आधार पर भी जैव विविधता होती है। जैव विविधता जो होती है जो प्रजाति के आधार पर भी है। प्रजाति के आधार पर अगर देखा जाए तो उसमें आपने देखा हो कई सारी प्रजातियां होती हैं। उसमें आप देख सकते हो कि जो प्रजातियां होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं। आपने देखा हो कि जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, भालू हुआ, हाथी हुआ, इनकी जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग प्रजातियां हैं, वो भी एक विशेष क्षेत्र में देखने को मिल जाती हैं। तो वैसे आनुवांशिकता के आधार पर तो मैंने बता दिया, जैसे कि एक विशेष हम एग्जाम्पल ले लें, ठीक। एग्जाम्पल अगर लेते हैं जैसे कि एक हाथी है, ठीक। ये हाथी यहाँ पे भी बच्चा होगा, ठीक है, और यही बच्चा का और भी बच्चे होंगे तो और भी इसके बच्चे होंगे। तो ये आनुवांशिकता के आधार पर है, ये आनुवांशिकता के आधार पर है, क्योंकि ये एक विशेष क्षेत्र है। तो इस विशेष क्षेत्र में एक हाथी यहाँ है तो हाथी के जितने भी वहाँ पे बच्चे होंगे वो एक आनुवांशिकता के आधार पर है, ठीक। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, और वो क्या कर लेंगे, वहाँ पर एक विशेष क्षेत्र में बहुत सारी पीढ़ियों का क्या कर लेंगे, मतलब कि
उत्पादन कर लेंगे, या बोल सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी पीढ़ियों का क्या हो जाएगा, एक उपस्थिति हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ विविधता देखने को मिलेगी। ये है हमारी आनुवंशिक के आधार पर। और प्रजाति के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे हाथी की अलग है, हाथी की अलग आनुवंशिकता के आधार पर प्रजाति है। घोड़ा मतलब और देख सकते हैं कुत्ता है, कुत्ता की अपनी एक आनुवंशिकता के आधार पर है, बिल्ली की अपनी एक आनुवंशिकता के आधार पर है। और भी जैसे जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, अन्य बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी अपनी एक आनुवंशिकता के आधार पर अलग अलग है। लेकिन इनकी प्रजातियों में क्या है, भिन्नता है। प्रजातियों क्या है, भिन्नता है। तो हर प्रजाति के वहाँ जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो जैव विविधता का मतलब यही है कि वहाँ पे हर प्रजाति के जो जीव जंतु होते हैं वो भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। वो प्रजाति के आधार पर है, आनुवंशिकता के आधार पर तो वो है ही, लेकिन प्रजाति के आधार पर भी जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रजातियों की विद्यमान व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ पे अलग अलग हर जीव जंतु चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन मिले, तो वो उसी क्षेत्र में विशेष में जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनको पेड़ पौधे या जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि प्रजाति के आधार पर भी वहाँ पे जैव विविधता देखने को मिल जाती है। तीसरा आता है इसी में पारिस्थितिकी के आधार पर। पारिस्थितिकी के आधार पर अगर जैव विविधता की बात की जाए, पारिस्थितिकी के आधार पर जैव विविधता अगर की बात की जाए तो इसमें आप समझ सकते हो कि जो समुदाय होते हैं, और समुदाय में आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपनी एक विशेष क्षेत्र पर उत्पन्न होते हैं। जैसे कि तालाब देख लो, तालाब हुआ, और इसी में आप ले सकते हो झील है, तालाब, झील, नदियाँ, ये जो है ना, ये आप समझ सकते हो कि तालाब हुआ, झील हुआ, नदियाँ हुआ, तो वहाँ पर पारिस्थितिकी यानी कि पारिस्थितिकी का अंतर वही है कि जो तालाब का पानी तंत्र अलग होता है, झील का अलग है, नदियों का अलग है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव हैं, वो आनुवंशिकता के आधार पर भी देखने को मिल जाएंगे, प्रजाति के आधार पर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पारिस्थितिकी के आधार पर इनका जो पारितंत्र होता है उसमें भिन्नता देखने को मिल जाएगी। क्योंकि तालाब जो होता है उसमें अगर देखा जाए तो ये स्वच्छ जल इसमें भी पाया जाता है, झील में भी स्वच्छ जल होता है, नदियों में भी स्वच्छ जल होता है। और जो देखे जाए तो महासागर है, ऐसी महासागर अगर हम लेते हैं तो महासागर में देखा जाए तो यहाँ लवड़ी जल है। तो लवड़ी जल में आप जानते हो कि जितना खारा होता है, तो इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है उनकी अपनी प्रजाति होती है। तो ये पारिस्थितिकी के आधार पर वहाँ पे बहुत सारे देखा जाए तो तालाब है, झील है, नदियाँ हैं, महासागर है। तो पारिस्थितिकी के आधार पर उनका पारितंत्र महासागर का अलग होता है, तालाब का, झील का, नदियों का अपना अलग अलग पारितंत्र होता है। वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता, उनकी वहाँ पे जो मौजूद है वो प्रजाति के आधार पर भी वहाँ मिल जाएंगे देखने को, और आनुवंशिक के आधार पर भी वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिल जाएंगे। तो यही कारण है कि पारिस्थितिकी के आधार पर जो हमारा पारितंत्र होते हैं, तालाब, झीलों, नदियों का, इनका सबका अलग अलग होता है। हालांकि उसमें जीव जंतु जो होते हैं वो प्रजाति के आधार पर, आनुवंशिक के आधार पर वहाँ मौजूद होते हैं। तो समझ सकते हो कि ये 3 बेस पर हम पढ़ते हैं कि कोई भी अगर जैव विविधता है तो 3 बेस पर वहाँ किस प्रकार से विद्यमान होती है। उसमें आपने पढ़ा आनुवंशिकता के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर। पारिस्थितिकी में तो आपने समझ में आ ही गया होगा कि अलग अलग जो पारिस्थितिकियाँ होती हैं, लेकिन पारिस्थितिकी के आधार पर वहाँ जैव विविधता पाई जाती है। बट ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए कि वहाँ पे जल और तापमान वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। समझ रहे हो? तो यही चीज़ें हैं कि कुछ इसकी एक अपने विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं यही हैं कि जैव विविधता में वहाँ पे जल की उपलब्धता होनी चाहिए और तापमान निरंतर मिलना चाहिए। ये 2 बेसिस पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे को तो आप पता ही है कि भोजन का निर्माण करते हैं तापमान में, और सूर्य का प्रकाश निरंतर जब उनको मिलता है, और जल की उपलब्धता होनी चाहिए। और जब ये चीज़ें उनको निरंतर मिलती रहेगी तो वहाँ पर अन्य जीव जंतु भी उनके पे डिपेंड, जो पेड़ पौधों पे प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंड होने, उत्पादक पे डिपेंड होने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो निरंतर वहाँ उत्पन्न होंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंड होने वाले द्वितीयक, तृतीयक सब देखने को मिल जाएंगे। तो जैव विविधता में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी, जिन्हें हम 3 कैटेगराइज में बांट करके समझते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा, आनुवंशिकता के आधार पर जैव विविधता और प्रजातियों के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर ये जैव विविधताएं
होती हैं। महासागरों में आपने जैसे लवड़ी है, खारा जल मैंग्रोव है, वहाँ का अपना पाई तंत्र होता है, वहाँ पे जैव विविधता मैंग्रोव में पाई जाती है, वहाँ के जीव जंतु होते हैं वहाँ भी। लेकिन पारिस्थितिकी में मैंने वैसा बता दिया है कि प्रजातियों के आधार पर और मानसिक आधार पर दोनों मौजूद होते हैं पारिस्थितिकी के आधार पर, क्योंकि वहाँ महासागर का अलग है, वहाँ पे तालाब, झीलें, नदियों सबका अपना अपना एक पाई तंत्र होता है, तो वहाँ पे जीव जंतु हैं वो उसी हिसाब के पाए जाते हैं, लेकिन वो आनुवांशिक और प्रजाति के आधार पर दोनों मिलते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हो। इसी में ले सकते हो प्रवाल भित्तियाँ आप ले सकते हो, मैंग्रोव जैसे लिए महासागर में, उसी में प्रवाल भित्तियाँ भी ले सकते हो, उसमें भी जैव विविधता देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेलर घाटी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, वहाँ जैव विविधता कितनी देखने को मिलती है। ग्रेट बैरियर रीफ है, ट्रेलर घाटी है, वहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत की बात की जाए तो भारत में केरल में एक शांत घाटी है, कुछ लिख सकते हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ट्रेलर घाटी, ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेलर घाटी है। दूसरी ग्रेट बैरियर रीफ, ये प्रवाल भित्तियों के लिए जानी जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ हैं, जैव विविधता यहाँ भी देखने को मिलती है। और क्योंकि देखा जाए तो प्रवाल भित्तियों को जो यहाँ पे कुछ जीव हैं जो इसे खाते हैं, जैसे कि पैरट फिश एक मछली है, और एक मछली आप लिख सकते हो कैटफिश। ये कुछ मछलियाँ हैं, ये शाकाहारी हैं, शाकभाची मछलियाँ होती हैं जो प्रवाल भित्तियों को खाती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे जैव विविधता इसकी ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्रेलर घाटी है, ठीक है, ट्रेलर घाटी में भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु देखने को मिलते हैं। भारत में अगर आ जाओ तो केरल में एक शांत घाटी है, केरल में शांत घाटी है, शांत घाटी में जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो कि जो मध्य प्रदेश में आप जो पचमढ़ी है, मध्य प्रदेश का जो पचमढ़ी है, वहाँ भी जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ विशेष क्षेत्र हैं। वैसे तो जैव विविधता देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्रों में पाई जाती है। ये एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो कि कुछ हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिए हैं कि प्रमुख रूप से कि कहाँ कहाँ जैव विविधता देखने को मिल जाती है। हालांकि जैव विविधता वाले क्षेत्र तो बहुत हैं। अब बात करते हैं हॉट स्पॉट क्या होते हैं और हॉट स्पॉट को संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं। हॉट स्पॉट भारत में क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हल्का हल्का नॉलेज ले लेते हैं। तो हॉट स्पॉट जैसा कि आप जानते हो, जो हॉट स्पॉट होते हैं एक प्रकार की ये परिकल्पना होती है, ठीक है। हम कल्पना करते हैं कि कोई विशेष क्षेत्र है और उस विशेष क्षेत्र को वहाँ पे हमें सुरक्षा प्रदान करनी है, वहाँ पे संरक्षण देना है। तो वहाँ की जो मौजूद वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, तो उनकी विशेषता जो है उनको हम मौजूद रखना है, क्योंकि हमें उनका संरक्षण प्रदान करके उनको सुरक्षा प्रदान करना है। तो ऐसे विशेष क्षेत्र में हम एक स्वस्थानीय, ये जो जीव जंतु वहाँ पे जो निवास करते हैं हॉटस्पॉट में, जो स्वस्थानीय बोले जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसे कि हॉटस्पॉट में हम क्षेत्र ले लेते हैं, नेशनल पार्क हुए, हॉटस्पॉट के अंतर्गत ही हम नेशनल पार्क को पढ़ लेते हैं। नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क, इसी में नेशनल पार्क है। दूसरा आप ले सकते हैं सेंचुरी, हाँ, इसी में आप ले सकते हैं देवबन। तो देवबन आपने देखे हो जो राजस्थान में पाए जाते हैं। जो राजस्थान है इनकी रक्षा करता है बिश्नोई जाति है, वहाँ पर एक बिश्नोई जाति पाई जाती है राजस्थान में, वो इसकी रक्षा करती है। तो देवबन है राजस्थान में। और सेंचुरी है तो आपने देखा ही, जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं जहाँ पे नदियाँ अपना एस्चुरी बोल सकते हैं उनको, हाँ, यहाँ हम एस्चुरी लिख सकते हैं।
और ये जो होती हैं कि जहाँ पे जल प्रवाह करती हैं नदियाँ, अपना जल विसर्जन करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। आर्द्रभूमि है तो वहाँ भी जल जैव विविधता में देखने को मिल जाती है, वहाँ सुरक्षा करना है तो वहाँ का ये हॉटस्पॉट बन सकता है। नेशनल पार्क भी हॉटस्पॉट के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जैव विविधता और उनका संरक्षण करने के लिए जो सरकार अपने नियमावली तैयार करती है, नियंत्रण के लिए प्रयास करती है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो संगठन है उनके लिए प्रयास करते हैं, तो उनको हम विशेष क्षेत्र को हॉटस्पॉट बोल देते हैं। तो हॉटस्पॉट के अंतर में हॉटस्पॉट की कुछ आप और विशेषताएं आप देख सकते हो। हॉटस्पॉट को हम एक प्रकार से, जैसे वहाँ पे लगभग में देखा जाए तो 1500 से ज़्यादा प्रजातियां जहाँ देखने को मिलती हैं, 1500 से ज़्यादा प्रजाति जहाँ देखने को मिल जाती हैं, उसे हम हॉटस्पॉट का दर्जा दे देते हैं। और इसे संरक्षण के लिए आप जानते हो कि वर्ल्ड वाइड जो एक WWF है, WWF के अंतर्गत जो WWF और IUCN है, इनका नाम है इंटर जो नेशनल यूनियन जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, तो इसके द्वारा क्या है घोषित होता है, जहाँ पे लगभग 1500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हॉटस्पॉट लिख सकते हो। जो हॉटस्पॉट होता है ये WWF प्लस IUCN, इन दोनों जो संस्थाएं हैं इसके अंतर्गत इनका हॉटस्पॉट को दर्जा दिया जाता है, जहाँ पे 1500 से ज़्यादा प्रजातियां होती है। यही क्या करते हैं, इनका आकलन करते हैं हॉटस्पॉट का, कि कोई हॉटस्पॉट किसे निर्मित किया जा सकता है, वहाँ पे कौन सी संरक्षण दिया जा सकता है उनकी सुरक्षा के लिए। तो वहाँ पे देखा जाता है कि ये लगभग में 1500 जहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधों प्रजातियाँ जहाँ देखने को मिल जाती हैं, उसे हम हॉटस्पॉट का दर्जा दे देते हैं। तो ये WWF और IUCN जो दो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, ये क्या करती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं एवं उनको संरक्षण के लिए उपाय करती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हॉटस्पॉट के अंतर्गत हम आर्द्रभूमि संरक्षण है उसे हम ले लेते हैं। जैसे आर्द्रभूमि संरक्षण है, पहला आप डाल सकते हो जो आर्द्रभूमि संरक्षण है, जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं उनका संरक्षण है, उनका संरक्षण किसके अंतर्गत किया जाता है, जो हॉटस्पॉट होते हैं उसके अंतर्गत हम कर लेते हैं। और भी देख सकते हैं कि भारत में अगर हॉटस्पॉट की बात की जाए, भारत में हॉटस्पॉट की बात की जाए तो भारत में 4 प्रकार के हॉटस्पॉट हैं। हिमालयन हॉटस्पॉट, दूसरा ले सकते हो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का हॉटस्पॉट, और इसी में आप पूर्वी हिमालय जो अराकानोमा है, पूर्वी हिमालय जो अराकानोमा है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो जीव जंतु पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे हॉटस्पॉट को दर्जा प्रदान किया गया है। चौथा इसी में आप शामिल कर सकते हैं जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है, अंडमान निकोबार क्षेत्र है, इसे भी हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु सबसे भारी मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों में देखा जाए तो प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे जो बोर्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे बोर्ड होता है, जिस राज्य विशेष क्षेत्र में होते हैं वहाँ पे बोर्ड होता है, तो उस बोर्ड की सलाह पे आप वहाँ क्षेत्र में जा सकते हो, लेकिन उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में जो जीव जंतु होते हैं वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते रहते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना कि जो जीव जंतु होते हैं उनमें जब एक दूसरे क्षेत्र में जब परिवहन करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, तो व्यक्तियों को वहाँ पे ऐसी अनुमति नहीं होती है कि कोई व्यक्ति भी वहाँ पे जा सकता है, तो हो सकता है उनका शिकार हो जाए, तो ऐसी अनुमति नहीं होती है राष्ट्रीय उद्यानों में। लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों के लिए हाँ, अगर बोर्ड अनुमति दे देता है, बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है, तो आप जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे जो जीव जंतु हैं उन्हें देख सकते हो, लेकिन अपनी सिक्योरिटी अपने विशेष ध्यान रखना पड़ता है राष्ट्रीय उद्यानों क्षेत्र में। तो ये अंडमान निकोबार क्षेत्र में है, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं, पश्चिमी घाट में बहुत सारे हैं। तो पश्चिमी घाट में आप देख सकते हो कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं,
बायोस्फीयर रिजर्व में आप देख सकते हो कि जो नीलगिरी है, जो नीलगिरी पहाड़ी है उसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है 2000 में। और इसे कौन संस्था घोषित करती है? यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये यूनेस्को एक संस्था है जिसे 1971 में घोषित किया गया था। ये यूएनओ की एक एजेंसी है जो आर्द्रभूमि एवं बायोस्फीयर, इसकी एक रिपोर्ट आती है मैब नाम की। मैब के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं। तो मैब देख लेना आप, मैब का फुल फॉर्म एक बार। तो मैब का एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो मैब एक इसकी एक आकलन है, एक संकेतक होता है। मैब के अंतर्गत ही जो भी बायोस्फीयर हैं उनको घोषित किया जाता है, इनके अंतर्गत रखा जाता है और फिर से सुरक्षा प्रदान की जाती है। उनको जो नियम है, कानून है, वो यूनेस्को के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के प्रयोजन के ही अंतर्गत होते हैं। जो गवर्नमेंट जिस हिसाब का रखती है, जिस क्षेत्र विशेष में जिस देश में हॉटस्पॉट हैं उस देश में जो बायोस्फीयर जैसे क्षेत्रफल अगर हैं, क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जो यूनेस्को होता है वहाँ पे इसको मैप में रखता है। तो लेकिन इसको संचालन करने के लिए जो गवर्नमेंट उस देश की होती है वो अपने अनुसार वहाँ पे प्रयोजन करती है, लेकिन इसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो मैप होता है यूनेस्को होती है, तो यूनेस्को क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षण देता है। और भी आप देख सकते हो आर्द्रभूमि या क्षेत्रों को भी रखा जाता है यूनेस्को में। आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है उनको भी यूनेस्को में रखा जाता है। और यूनेस्को के अंतर्गत आप रख सकते हो, यूनेस्को में ही जो इमारतें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जिनको यूनेस्को में रखना होता है, उसमें आप देख लेते हो लगभग में जो स्थल हैं, स्मारक स्थल हैं, उसी में लगभग देखा जाए तो 39 है शायद, मैं एक बार देख लेना 39 या 40 हैं, तो एक बार कंफर्म कर लेना। तो उसमें और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो 2018 में भी कंचनजंगा को भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। कंचनजंगा 2018 में इसको बायो रिजर्व घोषित किया गया है। बायो रिजर्व एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें एक सेज प्रकार का ही एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र विशेष होता है जहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु सब देखने को मिल जाते हैं, इनकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, अलग से सरकार द्वारा इनकी सुरक्षा दी जाती है। और एक विशेष क्षेत्र को इतना क्षेत्रफल घोषित कर दिया जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे जनजातियाँ देखने को नहीं मिलती। और भी देखा हो तो अगर जनजातियाँ बहुत सारी वहाँ पे जो जैसे वन कटाव हैं वो नहीं किए जाते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, उस पर मतलब सरकार का ही पूरा एक प्रकार जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किस प्रकार से उसको संचालित करे, वहाँ पे पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का रख रखाव करे, सुरक्षा प्रदान करे, उनके लिए अलग अलग तटीय क्षेत्रों का निर्माण करे और बांधों का निर्माण करे, वहाँ पर पेड़ पौधों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हेतु वहाँ पे उगाही करे। तो ये सब बायो जो स्फीयर रिजर्व होते हैं, मतलब बायोस्फीयर का यही अर्थ होता है कि वहाँ पे जो जैव विविधता है तो उनका संरक्षण देने के लिए विशेष क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है कि वहाँ पे जो चीज़ें अगर उसमें कमियां देखने को मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है उनकी पूर्ति करने के लिए ये सब किया जाता है। तो ये आप समझ सकते हो कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, आर्द्रभूमियाँ क्या होती हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। अब बात हम ये करते हैं कि दुनिया में अगर देखा जाए तो 35 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से अब तो शायद ज़्यादा हो गए हों, पहले 35 थे। अब देख लेना एक बार अपना कितने हैं लगभग में। तो इसी में पश्चिमी घाट का 14, भारत में देखा जाए तो 64.38% पश्चिमी घाट का ही मतलब एक हॉटस्पॉट है। पूर्वी हिमालय का है, फिर हिमालय क्षेत्र है, सुंडालैंड है। भारत में देखा जाए तो दुनिया में लगभग 2% इसका योगदान है हॉटस्पॉट का, बायोस्फीयर रिजर्व वाले जैसे क्षेत्रों का हॉटस्पॉट का है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वर्तमान में सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, उनको लेकर के आप देखते हैं। जैसे
जैसे कि आप देख सकते हो कि जो जैव विविधता के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति है, जैव विविधता के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति यहाँ लिख सकते हो, जैव विविधता के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति। यह अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है IPBES एक वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है जिसमें 137 देश हैं। एक मिनट, इसमें 137 देश वर्तमान में हैं और ये यूनेपी जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है उसके जो सचिवालय है उस सचिवालय के तहत ये सेवा देता है। जो IPBES है ये किसके द्वारा संचालित होता है? ये होता है जैव विविधता अंतर सरकारी जो विज्ञान नीति है इसके तहत होता है। और ये सेवा किसके तहत लेता है? जो UNEP का सचिवालय है, UNEP का जो सचिवालय है उसके तहत इसे सेवा दी जाती है। तो इसमें लगभग देख सकते हो कि 37 देश हैं और इसको जैव विविधता को संरक्षण प्रयास करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। और भी आप देख सकते हो कि जैव विविधता पर जो कुछ प्रयोजन हैं, जैसे कि योजना आईची विविधता लक्ष्य है। आईची विविधता लक्ष्य आप देख सकते हो, जो आईची विविधता लक्ष्य है जिसमें 5 कैटेगरी में इसको वर्गीकृत किया गया है, ABCDE करके। इनके अपना एक अलग अलग प्रयोजन होता है जिसमें जीव जंतुओं की और जैसे कि पेड़ पौधे, समाज के बीच परस्पर संबंध, जीव जंतुओं के बीच संबंध, और इसी में पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बीच संबंध, सरकार ने जो आद्रभूमि संरक्षण के लिए जो प्रयास करे हैं उसको हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो सभी अपने अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं, सबके अपनी एक अलग अलग विशेषताएं हैं। इनके आधार पर 2030 तक ये लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की गई है। 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की गई है। ये आप गूगल पे देख लेना, सब कुछ डिटेल से मिल जाएगा। और भी आप देख सकते हो कि भारत में जो प्रयास किए गए हैं, जैव विविधता अधिनियम 2002 है, जैव विविधता अधिनियम 2002। और आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं। और भी आप देख सकते हो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो 1986 का, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये कुछ प्रमुख हैं जो जैव विविधता या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कुछ मौखिक अधिनियम बनाए गए हैं जिसके तहत जो सरकार इनको प्रयोजन देती है, सुरक्षा करती है एवं जीव जंतुओं का रखरखाव करती है, उनके लिए नई नीतियाँ करती है, मूल्यांकन करती है। ये सभी दिशा निर्देश गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यह है उनके लिए सरकार द्वारा जो प्रमुख कदम उठाए जाते हैं, जो अधिनियम बनाए गए हैं उसके तहत जीव जंतुओं को सुरक्षा दी जाती है। ये सभी इसको हम शामिल कर लेते हैं। ये कुछ उनके अधिनियम हैं, आप एक बार नोट डाउन कर लेना और गूगल पे भी सर्च कर लेना, ये सब उसमें देखने को मिल जाता है। मेन पॉइंट होता है कि समझना कि कैसे समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, वो हमने आपको समझाई दिए हैं। और भी देख सकते हो कि जैव विविधता पे वर्तमान में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैव विविधता पर प्रभाव, पहला प्रभाव आप देख सकते हो कि जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा देखे जाए तो जैव विविधता पर इसका एक सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसको लेकर गवर्नमेंट संवेदनशील रहती है, निरंतर प्रयोजन करती है। इसके लिए आप देख सकते हो कि IPCC रिपोर्ट जारी करता है और इंटरनेशनल पैनल क्लाइमेट चेंज। और भी आप देख सकते हो कि इसमें UNFCCC ये भी इसी के अंतर्गत देखा जाए तो जो कॉप पार्टी होती है,
वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित काम करती है। और भी आप देख सकते हो जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत सारी रिपोर्टें जारी की जाती हैं। उनके तहत जलवायु परिवर्तन देखा जाता है कि किस क्षेत्र विशेष में कौन से मतलब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कौन से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन में इनकी जो जलवायु है उसमें निरंतर जो परिवर्तन हो रहा है और जो वहाँ की जो मतलब कि जो स्वच्छ वातावरण है उसमें जो हौस हो रहा है, वही जलवायु परिवर्तन को लेकर जो सरकार निरंतर जो गठबंधन किए हैं, संगठन बनाए हैं, उन्हीं के अंतर्गत IPCC, UNEP, CCC है, COP है, उसकी पार्टी है, उसके तहत संरचित पेरिस समझौता है और भी बहुत सारे समझौते हुए हैं जिनको जलवायु परिवर्तन को लेके वो हमने आपको पिछली बार भी बता दिए हैं। कई सारे हैं जैसे कि बहुत सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आपको बता ही दिए हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है अब फिलहाल में। और आप देख सकते हो कि इसका एक प्रभाव पड़ता है जैव विविधता पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होगा तो जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग से जो जीव जंतु हैं उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। और जैसे कि उन पर पेड़ प्रभाव पड़ेगा तो भोजन निर्माण में सक्षम नहीं हो पाएंगे, जिससे अन्य भी जीव जंतु हैं उस पर पूरा पारितंत्र प्रभावित होगा। इसी में आप देख सकते हो शहरीकरण है, शहरीकरण एक प्रमुख माना जाता है, शहरीकरण है। तो शहरीकरण में आप देख सकते हो कि शहरीकरण में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो ग्रामीण से शहरी की तरफ पलायन हो रहे हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, उद्योगों को देखने के लिए बेरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा है, तो बेरोजगार में रोजगार पाने के लिए शहरीकरण की ओर विस्थापित हो रहे हैं लोग। तो वहाँ पे अनियोजित विकास हो रहा है। अनियोजित विकास में आप देख सकते हो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, मकानों का निर्माण कर रहे हैं, बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खनन होगा, मिट्टियों का क्या होगा, क्षरण होगा। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत सारे वहाँ पे गैसें उत्सर्जित होती हैं, अनियोजित विकास होता है। तो वहाँ पे काफ़ी क्षेत्र ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे मकान में ही विकास कर लेते हैं, छोटे छोटे मकान बना लेते हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर भी दूरियां कम रख लेते हैं। लेकिन हालांकि सरकार ने इनके बीच नियम बनाए हैं, काफ़ी जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो भी ऐसा काम कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण विकास होता है। तो इससे भी जैव विविधता पर जैव विविधता प्रभाव होती है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा शहरीकरण होगा तो जहाँ वन होंगे, वन का कटाव होगा, वन काटेंगे तो वहाँ पे भी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने को डेवलप करेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, खनन करेंगे। तो ये सब जब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं तो ये जैव विविधता पर इसका एक सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। और भी आप देख सकते हो मृदा अपरदन हुआ, इसी में आप ले सकते हो मृदा अपरदन का प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन एक प्रकार से देख सकते हो जलवायु परिवर्तन से ही जुड़ा है। अगर जलवायु परिवर्तन ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो मृदा है उस पर हो सकता है शुष्कता ज़्यादा आ जाए, और ज़्यादा शुष्कता है तो उसका क्या हो जाएगा, क्षरण होगा, टूटेगी। और मृदा का अपरदन है, मृदा का अपक्षय होगा, अपघटन होगा। तो इससे भी क्या है कि जब बारिश होती है तो मृदा का अपरदन होगा, तो वहाँ पे कटाव भूमियाँ देखने को मिलेंगी, तटीय क्षेत्र का कटाव देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो जैव विविधता पनपी हुई है वो पेड़ पौधे क्षतिग्रस्त होंगे, और वो बाढ़ में आकर के नदियों के माध्यम से पारितंत्र जो समुद्र का है वो भी प्रभावित होगा, अवसाद वहाँ ज़्यादा होंगे और शैवाल की वृद्धि होगी। तो वहाँ भी जीव जंतुओं में प्रभाव पड़ेगा। तो मृदा अपरदन भी एक प्रकार का मुख्य घटक मान लेते हैं। इसी में आप जोड़ सकते हो कि आक्रामक प्रजातियाँ कुछ प्रजातियाँ देखो स्थायी होती हैं और कुछ अस्थायी भी होती हैं। तो स्थायी में कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो उस विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक अपने को सर्वाइव करने के लिए निरंतर वहाँ रहती हैं, उन पे वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतुओं पे डिपेंड होती हैं। जबकि अस्थायी प्रजातियाँ ऐसी होती हैं अपनी भूख की तलाश के लिए, अपनी प्यास की तलाश के लिए वो एक दूसरे से दूसरे क्षेत्र में गमन करती हैं, विस्थापित होती हैं। ठीक है, अपने को मतलब सर्वाइव करने के लिए, तापमान को, जल को ग्रहण करने के लिए, वहाँ के भोजन को निर्माण करने के लिए तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती हैं। तो वहाँ पर जो आक्रामक प्रजातियाँ जी, इनको फिर आक्रामक प्रजातियाँ को हम दर्जा देते हैं। तो ये क्या है, कुछ क्षेत्र में जाती हैं तो वहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं, स्थायी वाले जीव पाए जाते हैं, तो इनके बीच संघर्ष होता है, टकराव होता है। तो ऐसी भी दशा देखने को मिलती है। तो इससे भी हमारा जो पारितंत्र है जैव विविधता का, तो उसमें भी प्रभावित होता है।
तो आक्रामक प्रजातियां भी आप देख सकते हो, मृदा अपरदन हुआ, उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार है, शहरीकरण है, जलवायु परिवर्तन है। इसी में आप देख सकते हो प्राकृतिक जो संसाधन का दोहन है, प्राकृतिक संसाधन का दोहन है, प्राकृतिक संसाधन का दोहन है। इसकी वजह से भी आप देख सकते हो कि जो प्राकृतिक संसाधन है, खनन है, उसका उत्खनन करेंगे तो वहाँ से भारी मात्रा में गैसें उत्सर्जित होंगी। और देख सकते हो कि वहाँ पे जब ज़्यादा जल भराव होगा तो मिट्टी कटाव होगी, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, वहाँ की जो जैव विविधता है उस पर क्या होगी, वो भी उसी जो जहाँ खनन किया गया उसी में दब जाएंगे उसी में, तो वो भी एक प्रकार से आगे चल के निर्माण करेंगे। हालांकि जो जैव विविधता है वो इम्पैक्ट पड़ेगी, वहाँ हो सकता है जीव जंतु प्रभावित हो जाए, जीव जंतुओं पे किस प्रकार का घात हो जाए, हो सकता है वो जिसमें खनन किया है उसमें गिर जाएं, या किसी प्रकार की ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जिसकी वजह से पेड़ वहाँ के जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका भी प्राकृतिक संसाधन का भी जब ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेंगे तब भी जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई चीज़ें हैं अगर वहाँ पे मतलब स्वच्छ वातावरण है, अगर वहाँ पे जो मौजूद है कुछ प्रमुख तत्व होते हैं इनकी हम खनन करते हैं, उत्खनन करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो पेड़ पौधों पे उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से गैसें उत्सर्जित होंगी, जहरीली गैसें होंगी जो पेड़ पौधों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ठीक है, तो तटीय कटाव भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो ऐसे क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की वजह से भी हमारी जो जैव विविधता है उस पर प्रभावित होती है वो। तो ये कुछ प्रमुख तत्व हैं, इतना ही बहुत है, काफ़ी है। तो इतना आप अगर निरंतर अब एक दो बार पढ़ते हो तो फिर डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कुछ जो मुख्य चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। बात अब ये आती है कि इनके लिए सरकार ने भी उपाय किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपाय किए गए हैं, उनको भी हमने बता दिया है। इनका महत्व को थोड़ा समझ लेते हैं कि इनका महत्व क्या है जैव विविधता का, यानी कि जैव विविधता का समय सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, इसके मतलब क्या उपाय है। उपाय तो मैंने बता दिया है, मतलब कि इसका महत्व क्या है। जैव विविधता के महत्व, जैव विविधता जो है उसके महत्व क्या है, एक बार इसको समझते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधों की ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे विद्यमानता रहेगी, वहाँ पे एक प्रकार का देखा जाए स्वच्छ वातावरण बढ़ेगा, तो वहाँ पे इसका एक महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, अवशोषित होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगी। दूसरा आप ले सकते हो ऑक्सीजन का निर्माण होगा, और भी आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित होगी, ऑक्सीजन का निर्माण होगा। पर्यटन विकास, लेकिन पर्यटन विकास तो होगा लेकिन इसका एक इम्पैक्ट है इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ जाता है वनस्पतियों पर। तो जैव विविधता पर हम इसको एक रूप में कारक में शामिल कर लेते हैं। जो जैव विविधता पर इम्पैक्ट पड़ता है वो पर्यटन विकास की वजह से भी प्रभाव देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका महत्व में हम इसको पर्यटन विकास को रख लेते हैं। ओके, और देख सकते हो कि पर्यटन विकास होगा तो राजकोषीय भंडार में वृद्धि होगी। और भी आपको इसमें जैव विविधता के अंतर्गत आप देख सकते हो कि मृदा जो अपरदन है वो कम से कम होगा, मृदा अपरदन कम से कम है, मृदा कटाव बहुत कम होगी, मृदा कटाव बहुत कम होगा। और भी आप देख सकते हो कि मृदा कटाव कम होगा तो जो जल भंडारण है स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सक्षम होंगे। और भी आप देख सकते हो कि जो मृदा है, मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो काफ़ी मात्रा में विद्यमान रहेंगे, क्योंकि मृदा का जब कटाव कम होगा, कम से कम मृदा का कटाव होगा तो वहाँ पर जो मृदा है मितपोषणी मृदा वो वहाँ विद्यमान रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे जो वनस्पतियाँ हैं वो भी उगेंगी और पेड़ पौधे भी उगेंगे। तो फसलों पर उनका मतलब का एक फसलों के निर्माण के लिए वे सहायता प्रदान करेंगी। और भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो बहुत सारे जैव विविधता के महत्व पे आप समझ सकते हो। तो ये कुछ प्रमुख कारक मान सकते हो कि किस प्रकार से जैव विविधता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन के निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैव विविधता एक प्रकार से आप देख सकते हो कि प्राकृतिक संपदा है, जैसा कि आप जानते हो कि ये प्राकृतिक संपदा है, इसका प्रयोग आप देख सकते हो किस में यूज किया जाता है, फर्नीचर में आप जैसे घर बनाने में भी यूज करते हैं,
और भी बहुत सारे उद्योगों में फर्नीचरों का हम यूज करते हैं। घर बनाने में उद्योगों में फर्नीचर यूज करते हैं। तो प्राकृतिक संपदा के रूप में जैव विविधता काफ़ी प्रमुख होती है, ये इसका एक महत्व है। इसके एक विपरीत महत्व और लिख सकते हैं, जो जैव विविधता पे जो इम्पैक्ट डालती है वो आप लिख सकते हैं आग लगना। आग लगना जैसे कि आपने देखा हो ऑस्ट्रेलिया में वनों में आग लगी है, कैलिफोर्निया अमेरिका में आग लगती है, अमेजन वाले जो वन है ब्राज़ील क्षेत्र में वहाँ भी आग लगती है। तो ये बहुत इनका एक विपरीत प्रभाव हमें जैव विविधता पे देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल जाते हैं। तो वो सीधे क्या है कि वहाँ से अपर्दन होकर के बह बह करके वो समुद्रों में जाते हैं। तो फिर वही चीज़ें हैं कि बहुत सारे फिर पानी तंत्र प्रभावित होते हैं। तो समझ सकते हो कि जैव विविधता के महत्व क्या हैं, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जैव विविधता एक प्रकार से महत्व आप समझ सकते हो कि जैव विविधता का एक महत्व ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा के सहायक होते हैं। तो ये महत्व है। दूसरे महत्व इसमें आप लिख सकते हो कि जो जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु में पशु पक्षी ले सकते हो। पशु पक्षी होते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है वो, क्योंकि ये निरंतर क्या है पेड़ पौधों पे ही डिपेंड होते हैं। जहाँ जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे पशु पक्षी देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो जैव विविधता के महत्व बहुत सारे हो सकते हैं और इसमें आप देख सकते हो कि पर्यटन विकास है, मृदा अपरदन को कम करना, मृदा कटाव को कम करना है। और इसी में आप देख सकते हो कि जो समुद्र की जो मैंग्रोव, जहाँ जैव विविधता मैंग्रोव की ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ समुद्र की जो लहरें होती हैं, सुनामी होती हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं मैंग्रोव वनस्पतियाँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैव विविधता को कुछ महत्व के रूप में हैं, इनको आप शामिल कर सकते हैं। और भी हो सकते हैं लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट है, अपना इतना भी अगर आप मेंस में लिख देते हैं तो ये सफिशिएंट है। तो आज के लेक्चर में जो भी मैंने बताया है आप एक या दो बार आप रिवाइज कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम